Good morning, students. My name is Lalit Singh, and I am physics lecturer having 10 years of teaching experience. So, we're going to start the topic friction. It is very important for both the exams for NEET and JEE Mains. So, we start the topic friction. First question arises, what is the friction? We can say friction is a type of non-conservative contact force which is always oppose the relative motion. It always oppose the motion. Most of the student considered that friction opposes the motion, but actually the friction opposes the relative motion. What is the relative motion? We can describe it further. So first thing arises, what is a non-conservative force? So students, a non-conservative force is a type of force for which the work done for a complete cycle is not zero, or in this case, in this non-conservative type of cases, the work done is path dependent. जो वर्क डन है हमारे पास वो पाथ डिपेंडेंट है, या हम ये बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा. इस तरीके के फोर्सेस को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं. साथ ही साथ जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. अब रिलेटिव मोशन हमारे पास किस तरह से होती है, तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन का मतलब है कि हमेशा ऑब्जर्वेबल पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मोशन कंसीडर करनी है. एक स्पेसिफिक मोशन के डायरेक्शन को हम कभी भी अपना स्टैंडर्ड मानकर नहीं चल सकते. यहां पर आपके पास जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमको मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, मोशन का डायरेक्शन देखना पड़ेगा. जैसे एक सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन जनरेट ही क्यों होता है, फ्रिक्शन अराइज क्यों होता है, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि डिफरेंट सरफेसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किसी ना किसी प्रकार के इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स बना सकते हैं. ये बॉन्ड्स काफी ज्यादा वीक हो सकते हैं या काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल की बात करें कि अगर हमने एक मार्कर को पेन पर प्लेस कर रखा है, जैसे जैसे मैं इसको अप करता जाऊंगा तो आपके पास किसी ना किसी तरीके का एक वीक बॉन्ड अपने पास बनेगा दोनों सरफेसेस के कारण, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ अपोज होगा मोशन. यहां पर ये जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली वीक है, इसलिए हम इसको आसानी से एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू मूव भी कर सकते हैं. लेकिन अगर वहीं पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, फ्रिक्शन जो फोर्स उनके बीच में लगता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है. जैसे अपन बात करें कि एक वेल्डिंग कंडीशन की हम बात करते हैं, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग की अपन बात करें, तो वेल्डिंग केसेस में भी दो सरफेसेस को वेल्ड कर दिया जाता है आपस में, और जब आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो जनरली वो आपके पास ब्रेक नहीं होता. तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड बना है या जो फ्रिक्शन वहां पर जनरेट हुआ है वो फ्रिक्शन कंपैरेटिवली काफी ज्यादा स्ट्रांग है. अनब्रेकेबल तो हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्सेस बढ़ाए जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर वो वेल्ड भी आपके पास ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है. तो कुल मिलाकर फ्रिक्शन जो है वो सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाले बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है या कितना ज्यादा वीक है. वीकेस्ट से लेकर स्ट्रॉन्गेस्ट की कैटेगरी को ही हम फ्रिक्शन में आसानी से पढ़ सकते हैं. अब बात आती है कि हमारे पास जब हमने ये बोला तो हमने ये बात करा कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन. इसका मतलब यह है कि यहां पर मोशन का होना और मोशन की टेंडेंसी का होना जरूरी है. ठीक है, दोबारा से सुनिए, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. इसका मतलब या तो पार्टिकल मूव कर रहा है या देयर इज सम काइंड ऑफ मोशनल टेंडेंसी इन द पार्टिकल. और मोशनल टेंडेंसी की जब आप बात करते हो तो मोशनल टेंडेंसी हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में ही निकल कर आती है. बात क्लियर, गॉट इट, कि जब भी आप फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन या तो मोशन को अपोज करेगा या मोशनल टेंडेंसी को अपोज करेगा. ये जो वर्ड यहां पर बोला गया है मोशनल टेंडेंसी, इसका मतलब है हो सकता है पार्टिकल करंट सिचुएशन पर स्टेशनरी हो बट देयर इज सम काइंड ऑफ मोशनल टेंडेंसी टू इट. इसके पास में कुछ ना कुछ मोशनल टेंडेंसी होनी चाहिए. जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि सपोज हमारे पास m मास का ब्लॉक है और ये एक सरफेस के ऊपर रखा गया है. ऑफ कोर्स हम रफ सरफेस की बात कर रहे हैं क्योंकि हमको फ्रिक्शन को यहां पर स्टडी करना है. एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां पर लें कि सपोज एक पार्टिकल है मास का जो कि एक सरफेस के ऊपर रखा गया है. ठीक है, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सडनली एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा.
हम इसको बिल्कुल जीरो लेवल से कंटिन्यूअस वे में इंक्रीमेंट के आधार पर इसको समझते हैं कि जैसे ही आपने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा तो ये एक्सटर्नल फोर्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जहां पर आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाए जा रहे हो बट ये जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन हम पहुंच गए कि जैसे ही हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना शुरू करें तो ये पार्टिकल इज जस्ट अबाउट टू मूव, ये उस लिमिट के बाद में मूव करना स्टार्ट कर देगा। बात क्लियर? जैसे हमारे पास एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा और उस फोर्स को हम कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ये पार्टिकल आपके पास मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया तो इसकी मोशनल टेंडेंसी कंटिन्यू इंक्रीज होती गई। एक ऐसी सिचुएशन हमको प्राप्त हुई जहां पर ये पार्टिकल इट इज जस्ट रेडी टू मूव, अभी तक मूव हुआ नहीं है लेकिन इट इज जस्ट रेडी टू मूव। और उस कंडीशन के बाद में भी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यू इंक्रीज करते हो तो ये आपके पास मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया है, इस एग्जांपल के बेसिस पर जो फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देन लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड देन काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो तीन हमने ट्रांसलेशनल बिहेवियर के बेसिस पर फ्रिक्शन की कैटेगरी यहां पर डिवाइड करी है, उसके बेसिस पर हम ये बोल सकते हैं फ्रिक्शन तीन तरीके का हमने स्टडी करा। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन है। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, स्टैटिक का मतलब है पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है बट देयर इज सम काइंड ऑफ मोशनल टेंडेंसी टू इट, कि यहां पर आपके पास अभी तक जो मोशन है वो मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इसमें मोशनल बिहेवियर है, इसमें मोशनल टेंडेंसी है। इसी तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहले अपन इसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सपोज आपके पास यहां पर हमने ग्राफिकल प्लॉटिंग के बेसिस पर इस चीज को समझा, ये एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने जो डस्टर वाला एग्जांपल अभी लिया था, उस एग्जांपल के बेसिस पर जब आप पार्टिकल एक सरफेस पर स्टेशनरी था और कंटिन्यू धीरे धीरे हम एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज कर रहे थे, तो उस केस में आपके पास पार्टिकल स्टेशनरी है और वो उस अप्लाइड फोर्स को या मोशनल टेंडेंसी को अपोज कर रहा है। सपोज कि आपके पास m मास का पार्टिकल एक रफ सरफेस के ऊपर रखा गया है और यहां पर हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा। ठीक है, अब पार्टिकल इस फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, जो भी आपने फोर्स बाहर से अप्लाई करा है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस इस मोशनल बिहेवियर का पार्टिकल रेजिस्टेंस करा, जिसकी वजह से ये स्टेशनरी है। हम कह सकते हैं कि इसकी मोशनल टेंडेंसी प्लस एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, कि अगर आपके पास सरफेसेस स्मूथ होते तो इस फोर्स के रेस्पेक्ट में पार्टिकल प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता, जो लाइन ऑफ मोशन है फोर्स का उसके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देता। लेकिन हम रफ सरफेसेस की बात कर रहे हैं तो इस फोर्स को कोई ना कोई चीज अपोज कर रही होगी, इस रिलेटिव मोशन को कोई ना कोई चीज अपोज कर रही होगी। अगर एक पार्टिकल ग्राउंड के फ्रेम में देखे तो ग्राउंड के फ्रेम में इस पार्टिकल को प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, लेकिन जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा इस मोशन को अपोज करता है। तो यहां पर पार्टिकल स्टेशनरी है बट इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव इन प्लस एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो इस मोशन को क्या करेगा, अपोज करने लग जाएगा। जो फ्रिक्शन है वो इस मोशन को अपोज करने लग जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशनल बिहेवियर को या मोशन को अपोज करता है। अब देखो एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि सपोज ये जो पार्टिकल यहां पर पड़ा हुआ है, इसको मूव करने के लिए 25 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स टू विच द पार्टिकल स्टार्ट टू मूव। अगर 25 से ज्यादा होगा तो ऑफकोर्स ये मोशन करना स्टार्ट करेगा। हम यहां पर पार्टिकल के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको 0 से धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करते हैं। पार्टिकल 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा, 2 न्यूटन का करा, 3 न्यूटन का करा, 5 न्यूटन का करा, लेकिन इन सभी केसेस में जो ब्लॉक है वो आपके पास मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि सपोज आपने ये एक्सटर्नल फोर्स अगर 5 न्यूटन का अप्लाई कर रखा है तो यहां पर जो इसको रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, जो अपोजिशन मिल रहा होगा, वो अपोजिशन भी 5 न्यूटन का होगा। जब आप 10 न्यूटन अप्लाई करोगे तो हो सकता है 10 न्यूटन का फोर्स आपके पास अप्लाई करे और बैलेंसिंग सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में रहे। इसी तरीके से जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स को 25 न्यूटन से ज्यादा नहीं कर देते तब तक आपके पास ये ब्लॉक मूव करने वाला नहीं है। इससे नीचे आपके पास जितने भी फोर्सेस अप्लाई करे जाएंगे ये उन सभी को अपोज कर रहा होगा, जिसके बेसिस पर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहना चाहेगा।
तो हम ये कह सकते हैं कि जिस स्टैटिक फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स जो कि एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है। तो अगर आपके पास ग्राफिकल प्लॉटिंग की जाए तो ग्राफिकल प्लॉटिंग में हमको एक स्ट्रेट लाइन यहां पर मिलती है। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन भी हमारे पास इंक्रीज होता जा रहा है। दिस लाइन इज इक्वल टू एक्चुअली y इक्वल टू x विथ स्लोप ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पुटअप किया गया है। तो यहाँ पर जो स्लोप है वो हमेशा कितना रहेगा, 45 डिग्री का रहेगा। अब देखो इसी सिचुएशन को हम आगे समझते हैं कि सपोज हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स एग्जैक्ट 25 न्यूटन का हो गया। ठीक है, पार्टिकल को मूव करने के लिए 25 न्यूटन से ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो कितना है, 25 न्यूटन का है। मतलब ये वो मैक्सिमम सिचुएशन आ गई कि इसके बाद में अगर एक्सटर्नल फोर्स को अगर इंक्रीज करा जाए तो पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग वैल्यू है। ध्यान रखिए कि यहां पर भी अभी तक पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट नहीं करा है, बट इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये मोशन स्टार्ट करेगा जैसे ही हम 25 न्यूटन से ज्यादा की वैल्यू इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब आपके पास ये वाली सिचुएशन प्राप्त हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन on which the particle is just about to move. It is ready to move but not moved actually. अभी तक ये मूव नहीं करा है, लेकिन जैसे ही आपके पास अगर इस सिचुएशन से बड़ी सिचुएशन लगाई गई तो पार्टिकल आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से स्टैटिक और काइनेटिक दोनों स्टैटिक और लिमिटिंग दोनों तरीके के फ्रिक्शन को समझा जा सकता है। तो देखिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपके पास एक वेरिएबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है। मतलब एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्ट में वैल्यू को अपने आप एडजस्ट करता जाता है जिससे कि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रहे और पार्टिकल स्टेशनरी माना जाए। इस स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहां पर हमारे पास पार्टिकल स्टेशनरी है फिर भी हम इनके डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि जो टेंडेंसी ऑफ मोशन आपके पास पार्टिकल है यह हमेशा उस मोशन की डायरेक्शन को अपोज करना चाहे। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल स्टेशनरी है तो इन दोनों फ्रिक्शन फोर्सेस के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। यहाँ पर पार्टिकल एक्चुअली स्टेशनरी है लेकिन फिर भी जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है इट इज अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ द मोशन। नेक्स्ट अपने पास बात आती है कि अगर हम फोर्स को पिछले एग्जांपल में 25 न्यूटन से ज्यादा कर देते हैं तो पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है और मोशन के बेसिस पर जो रिलेटिव मोशन का अपोजिट डायरेक्शन है वही किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस केस में जो फ्रिक्शन अपने पास आ रहा होगा दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली इन दोनों केसेस में मोशन अपने पास नहीं होता है जबकि इस केस में हमारे पास पार्टिकल एक्चुअली मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बेसिस पर कि ट्रांसलेशन वे में हम फ्रिक्शन को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो ट्रांसलेशन बेसिस पर फ्रिक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, एक और टाइप ऑफ फ्रिक्शन आपके पास एक्सप्लेन करा जाता है रोलिंग फ्रिक्शन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द स्लिपिंग ऑफ द पार्टिकल और स्टॉपेज ऑफ द स्लिपिंग ऑफ द पार्टिकल। सो रोलिंग फ्रिक्शन एक्चुअली जब अपन रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, वहां पर उसका एक्सप्लेनेशन आसानी से दिया जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है इसके मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू की। सो द फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल पर जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हो रहा है वही नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस या फिर पार्टिकल का जो ग्रेविटी है उसका फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा जो सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन होगा उस नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर पार्टिकल एक रफ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है तो हमारे पास जो ग्रेविटी है, वेट है, एक्सटर्नल फोर्स है वो mg काम कर रहा है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स और ये सरफेस इस ब्लॉक को एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन जो होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो ये कैसा केस है जिसमें हम अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना चाहें तो n इक्वल टू mg अपने पास प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा केस अगर अपन ले लें कि एक पार्टिकल है जो कि थीटा इंक्लिनेशन पर एक वेज है उसके ऊपर रखा गया है। ठीक है,
यहाँ पर पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg। ये हमारे पास सरफेस आया, और जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन आपका किसके ऊपर काम करा, सरफेस के परपेंडिकुलर काम करा। तो कहने का मतलब इतना है कि फ्रिक्शनल फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस। प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कांस्टेंट काम में लेते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हो तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अपन लेते हैं block of 10 kilogram is placed on a rough horizontal surface having coefficient of static friction 0.1। ठीक है, बात आती है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड टू दिस ब्लॉक इन रेफरेंस टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाया जाए तो 10g वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये अपने पास सरफेस है, और ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन आया। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम बोल सकते हैं इट इज एक्चुअली 100 न्यूटन इफ g इज कंसीडर्ड टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी कंसीडर्ड mu into n and the value of mu is 0.1 into n means 10 न्यूटन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके पास लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना है, 10 न्यूटन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस इस वैल्यू से कम है, 10 न्यूटन से कम है, तो पार्टिकल मूव नहीं करेगा। जनरल केसेस में स्टैटिक फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आर कंसीडर्ड टू बी इक्वल। जब तक आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल वैल्यू नहीं दी जाए तब तक हम ये मानकर चलते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे के लगभग बराबर मान लिए जाते हैं। तो जब हमने सॉल्व करा तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू जिसके कारण ये पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी। ठीक है, अब सपोज इस पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा गया और इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 न्यूटन है। तो क्या ये पार्टिकल मूव कर सकता है, तो हमने पता है कि पार्टिकल को मूव कराने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा 10 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए, और जो एक्सटर्नल फोर्स हमने एक्चुअल कंडीशन में लगाया दैट इज 2 न्यूटन। तो पार्टिकल स्टेशनरी रहेगा, कभी भी मूव नहीं करेगा। अब यहां पर आपके पास बात की गई कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो पार्टिकल स्टेशनरी है, इट मींस ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो अगर आपने प्लस एक्स डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा है तो जाहिर सी बात है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इस फोर्स को अपोज करने की कोशिश कर रहा होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में यहां पर आ रहा होगा। तो स्टैटिक फोर्स की वैल्यू यहां पर हम कितनी लिखेंगे, 2 न्यूटन। ठीक है, यहां पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, लेकिन अप्लाइड फोर्स आपके पास 2 न्यूटन है, इसलिए इस फोर्स को हमको अपोज करना है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो एक्चुअली इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा, जिसके कारण आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 न्यूटन आ गई। अगर हम फोर्स को बढ़ाकर 5 न्यूटन कर दें तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन हो जाएगा। 10 न्यूटन कर दोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास अप्लाई हो जाएगी, और उस केस में हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की यहां पर बात करना स्टार्ट कर दें। बात क्लियर। अब इसी तरीके से सपोज कि हम एग्जैक्ट 10 न्यूटन फोर्स की बात करने लग गए कि जैसे आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स आया तो उस 10 न्यूटन के केस में ये पार्टिकल अपने मैक्सिमम स्टैटिक वैल्यू को अचीव कर चुका है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्म में लिख दी जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन की फॉर्म में बना दी जाएगी। तो ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से हम फ्रिक्शन को स्टडी करते हैं, किस तरीके से फ्रिक्शन आपके पास डेराइव किया जाता है, या एक्चुअली फ्रिक्शन का क्या मतलब है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव टाइप ऑफ फोर्स है और कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में इसको रखा गया है। साथ ही साथ इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन। जैसे अब रिलेटिव मोशन में किस तरीके से अपोजिशन हो रहा है, डायरेक्शन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर हम ले लेते हैं कि सपोज एक 2 ब्लॉक सिस्टम अपने पास है, ए और बी नाम रख दिया गया, नीचे सरफेस को हम स्मूथ मान लेते हैं, म्यू इक्वल टू 0,
और इसको रफ सरफेस मान लिया गया म्यू इक्वल टू 0.1 और हमने एक फोर्स लगाया। ठीक है, होगा क्या कि जैसे अगर इनर्शिया के कंसेप्ट को यहां पर समझा जाए कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा गया, हमने यहां पर फोर्स अप्लाई करा, तो फोर्स होगा, एक ऐसी सिचुएशन होगी कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन सडनली मैं यहां पर फोर्स लगा दूं तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि इनर्शिया के कारण ये आगे चल जाएगा और ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि अगर ग्रेजुअली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कंडीशन की हम बात करने लग गए कि हमने फोर्स अप्लाई करा और फोर्स अप्लाई करने पर ये पार्टिकल आगे चला गया और दूसरा पार्टिकल इनर्शिया की वजह से नीचे आ गया। ठीक है, तो इस कैटेगरी में फ्रिक्शन की डायरेक्शन को अलग अलग तरीके से किस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है, तो हम यहाँ पर ये बात करना चाह रहे हैं कि ये दोनों ब्लॉक क्या हैं, these blocks move together, दोनों ब्लॉक्स क्या करते हैं, साथ साथ मूव करते हैं। ठीक है, अब साथ साथ किस प्रकार से मूव कर रहे हैं वो देखिए कि ये जो ब्लॉक ए और बी है, ठीक है, ब्लॉक ए पर आपने फोर्स लगाया आगे की तरफ, ब्लॉक बी को क्या है, ब्लॉक ए के साथ में मूव करना है। ठीक है, ब्लॉक बी पर हमने किसी भी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया है, सारा के सारा जो फोर्स की एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर है, ए ब्लॉक के ऊपर। अब अगर ये दोनों साथ साथ चलना चाहते हैं तो देखो यहां पर क्या हो रहा होगा कि ए के रेस्पेक्ट में बी को आगे की तरफ मूव करना है, जैसे जैसे ए आगे जा रहा होगा तो इसको लग रहा होगा कि बी पीछे छूट रहा है। ठीक है भाई, ए के रेस्पेक्ट में अगर बी की मोशन देखे तो वो पीछे की ओर है, कि ए जैसे जैसे आगे चल रहा है तो ए के ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो बी है वो हमको लग रहा होगा पीछे की तरफ छूटना चाह रहा है, तो हमको दोनों को साथ साथ चलाना है, तो इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, जो फ्रिक्शन इस बी की जो ए के रेस्पेक्ट में अपोजिट मोशन है उसके अपोज काम करना शुरू करेगा। तो बी की मोशन ए के रेस्पेक्ट में माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो बी के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ आ जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बात क्लियर, इस तरीके से फ्रिक्शन की मोशन को डिफाइन करा गया है। फ्रिक्शन जो होता है वो एक्चुअली रिलेटिव मोशन के अपोजिट काम करता है, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की जो मोशन है वो हमेशा कैसी है, माइनस एक्स डायरेक्शन में, इसलिए फ्रिक्शन बी के ऊपर प्लस एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। अगर इसी को हम अपोजिट समझना चाहें कि दोनों साथ साथ मूव करना चाहते हैं तो बी के रेस्पेक्ट में ए की मोशन आगे की तरफ है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बी को बना दिया जाए तो बी के रेस्पेक्ट में ए की मोशन कैसी है, इट इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन, तो अगर ए पर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो वो फोर्स आपके पास किस तरफ आ जाएगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में आ सकता है। बात क्लियर, तो इस तरीके से ये समझाया गया है कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हमको ये देखना पड़ता है कि रिलेटिव मोशन की डायरेक्शन किस प्रकार से लिखी गई है। ठीक है, धन्यवाद।